हेलो हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का दोस्तों 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पॉलिटी का 40 क्वेश्चन है आपका, फिर 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का दोस्तों। सभी एनसीईआरटी पैटर्न से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। विकसित टेस्ट सीरीज 5 है, इससे आपका 7 से 9 सेट करवाएंगे दोस्तों एनसीईआरटी का। इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। आप लोग इस सेट को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, हो सके तो 2 बार भी देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में संघर्ष के पीछे सबसे अंतर्निहित मुख्य विशेषता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसियों के बीच नहीं होगा दोस्तों। पुरुषों और महिलाओं के बीच ये भी नहीं होगा। श्वेत अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक के बीच हुआ था दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर से। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में संघर्ष के पीछे सबसे अंतर्निहित मुख्य विशेषता है? तो श्वेत अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, सुनना है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। लोकतंत्र बहुत सही है दोस्तों। ये लोकतंत्र बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे अप्राकृतिक नहीं माना जा सकता दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों। समाज के विभिन्न समूहों के हितों को लोकतंत्र में तय किया जाता है। तो समाज के विभिन्न समूहों को लोकतंत्र में तय किया जाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र में विधान मतलब तो कानून दोस्तों। लोकतंत्र में कानूनों को सदैव लागू किया जाता है जो अच्छे और कुशल शासन का भावना विरोध करते हैं दोस्तों। तो इनमें से सभी सही है दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से उपयुक्त 1 से यदि नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसमें सही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसका डिस्कशन में देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और इन प्रतिनिधियों के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है दोस्तों। सही है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में आयोजित किए जाते हैं, ये भी पॉइंट सही है दोस्तों। फिर वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सत्य है। लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है दोस्तों। लोकतंत्र जिसका अनुवाद लोगों की शक्ति के रूप में किया जाता है। लोकतंत्र में जिसका अनुवाद लोगों की शक्ति के रूप में किया जाता है। सरकार एक रूप है जो लोकप्रिय इच्छा पर आधारित है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डिमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ लोक, और क्रेटस जिसका अर्थ होता है शक्ति दोस्तों। देखिए, लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकार शामिल है। यह वाक्यांश ग्रीक शब्द डिमोस और क्रेटस मतलब दोस्तों शासन करने के लिए लिया जाता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार का एक रूप होता है जहां नागरिकों को नीति को प्रभावित करने का अधिकार होता है दोस्तों। प्रत्येक लोकतंत्र अद्वितीय है और विभिन्न तरीकों से काम करता है दोस्तों। लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताएं भी दिया गया। चलिए देखते हैं हम लोग। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 बुनियादी प्रकार के लोकतंत्र हैं। देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत लोग सीधे नीतियों पर निर्णय लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग जो हैं सीधे नीतियों पर निर्णय लेते हैं। तो किस पे? नीति पर दोस्तों। कानून बनाने में सीधे निर्णय लेते हैं दोस्तों। और दूसरा पॉइंट देखिए, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों, और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं, जो तब कानून बनाते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 उदाहरण है दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण आपका स्विट्जरलैंड दोस्तों। स्विट्जरलैंड कैसा है? तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख है स्विट्जरलैंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास है दोस्तों एक मत होता है दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पास एक मत है दोस्तों, और एक मत का एक मूल्य है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे दोस्तों। कौन थे?
बी.एन. राव थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है? क्या एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है जाति और वर्ग आधारित मतदाता? तो दोस्तों देखिए, क्या एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है? तो क्या बनाता है? एक वोट एक मूल्य, एक चुनाव को एक वोट एक मूल्य को एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है दोस्तों। चलिए, गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गठबंधन सरकार का अर्थ होता है अलग अलग राजनीतिक दलों का गठबंधन दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं दोस्तों। मतलब अनेकों पार्टियां मिलके सरकार बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। दंगे करने वाले लोगों से संबंधित अधिकार, दंगे करने वाले लोगों से संबंधित अधिकार, देखिए यही आपका मानवाधिकार में नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये सब आता है। शिक्षा से संबंधित अधिकार आपका आता है। जीवन से संबंधित अधिकार, ये भी मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए पूछा गया कौन नहीं है, तो आपका एक ही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख दोस्तों आपका है 23 और 24 है दोस्तों। किस अनुच्छेद में? 23 24 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 से 28 में आपका धार्मिक अधिकार है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता है। पंचायती राज को किसके तहत स्वशासन की इकाई के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों? पंचायती राज को किसके तहत स्वशासन के इकाई के रूप में आयोजित किया गया था? भारत के संविधान का मौलिक अधिकार, भारत की प्रस्तावना, फिर देखिए भारत के संविधान का 73वां संशोधन में इसे संविधानित किया गया दोस्तों। किसमें किया गया था? भारत की स्वशासन की इकाई के रूप में आयोजित किया गया था तो भारतीय संविधान में 73वां संशोधन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या कार्य करती है दोस्तों? भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में कार्य करती है दोस्तों आपका राज्यसभा, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया दोस्तों। राज्यसभा सीटों का बंटवारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? अधिनियम पूछा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1992 में पारित किया गया। कब दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC का संदर्भ है दोस्तों। देखिए, निर्वाचन नामावली पंजीकृत निर्वाचकों को जारी करने का अधिकार है दोस्तों, ये सही है। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन को दोस्तों निर्वाचन नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को आहरक तिथि के रूप में संशोधित किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखिए सेवा मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता दोस्तों, सही बात है। जो चुनाव लड़ता है उसको ये पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता दोस्तों। आपका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी दोस्तों। उपयुक्त एक से अधिक नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए जो इनमें से कोई नहीं होता उनमें से सभी होगा, या तो इनमें से उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों, इनमें सभी सही था। देखिए, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPCI पहचान का एक दस्तावेज है जिसे मतदाता को अपना वोट डालने के समय मतदान केंद्रों पर दिखाना पड़ता है दोस्तों, सही बात है। निर्वाचन आयोग 1993 में चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया था दोस्तों। निर्वाचन नामावली पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का अधिकार है दोस्तों, सही है, एक हो गया। और निर्वाचन नामावली को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आहरक तिथि के रूप में संशोधित किया जाता है दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक उस तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करता है जो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है और इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार जब वह नामावलियों में पंजीकृत हो जाता है तो वह एक EPIC प्राप्त करने के लिए पात्र होता है दोस्तों। EPIC जारी करने की योजना एक सतत प्रक्रिया जिससे पूरा होने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि निर्वाचकों को पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है साथियों। सेवा मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है, प्रथम 3 भी सही था दोस्तों, तीनों आपका सही था। चूँकि सेवा मतदाताओं को उनके प्रोक्सी के माध्यम से डाक मतपत्र और वोट जारी किए
जाते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदाता केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जिसे शॉर्ट में EPIC जारी नहीं किए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, सेवा मतदाता एक ऐसा मतदाता जिसके पास सेवा योग्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 और उपधारा 8 के प्रावधानों में सेवा योग्यता का अर्थ होता है कि संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों होने के नाते, उस बल का सदस्य होने के नाते जिस पर सेना अधिनियम 1950 46 के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारी सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में डैश है दोस्तों। संविधान में एक से एक अंग को दूसरे की सहायक बनाता है, एक अंग को दूसरे की सहायक नहीं बनाता दोस्तों, ये गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। शक्तिशाली अंग अधीन करता नहीं दोस्तों, प्रत्येक अंग को शक्तियों और कार्यों को अलग कर दिया जाता है। क्या बोला गया, देखिए कि हमारी सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में प्रत्येक अंग की शक्तियों और कार्यों को अलग कर दिया जाता है। सही बात है दोस्तों। देखिए 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया दोस्तों, तो काशीराम के नेतृत्व में गठन किया गया था दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों जनसंघ के संस्थापक थे, जनसंघ के दोस्तों, ये ध्यान रखिए। कब इसका संस्थापक थे, 1951 में किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्ति है क्योंकि दोस्तों यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्ति है क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया दोस्तों। देखिए मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता दोस्तों, ये आपका सही है। पूछा गलत चुना दोस्तों। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये भी आपका सही है दोस्तों। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता दोस्तों, आपका यही गलत दिया गया दोस्तों। लाया जा सकता है, यहाँ नहीं दिया, यही आपका गलत है दोस्तों, इसलिए गलत पूछा था तो गलत आपका 3 नंबर का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए निंदा प्रस्ताव दोस्तों, इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। तीसरा गलत है दोस्तों। और विशिष्ट नीतियों और कार्यों को मंत्रिपरिषद निंदा करने के लिए लाया जाता है। लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ एक उपकरण है और इसे अकेले प्रधानमंत्री के खिलाफ पेश नहीं किया जा सकता है। देखिए यदि प्रस्ताव सदन के बहुमत से पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है और मंत्रियों को प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना आवश्यक होता है। सरकार को विश्वास मत लाकर सदन में बहुमत साबित करना होता है दोस्तों। संघीय सरकार का उदाहरण क्या है दोस्तों? संघीय सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका दोस्तों। कौन है? अमेरिका का संघीय सरकार का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? पंचायत समिति जिला परिषद का गठन, ये गलत है दोस्तों। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम, ये भी आपका न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कराया जाता है दोस्तों, आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है दोस्तों? किस राज्य में पूछा द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तो देखिए आपका तेलंगाना में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन MP में आपका द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द्विपक्षीय विधानसभा किन किन राज्यों में, इसको देख लीजिए, याद कर जाइए क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है दोस्तों। सरकार के एक विशेष निकाय को संदर्भित करता है। 2 विधायी सदन होते हैं, एक राज्य विधायिका में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों। उदाहरण के लिए देखिए बिहार है आपका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इस समय आपका विधान परिषद है दोस्तों। कर्नाटक है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और मध्य प्रदेश द्विपक्षीय विधायिका के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। आपको कौन कौन है? बिहार
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसको एकदम याद कर जाइए दोस्तों, भी आया, इससे एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डैश लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर होता है दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकारों का एक प्रथम स्तर का जो सरकार होता है वो ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर होता है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपनी सरकार को सहभागिता होती है, सरकार में सहभागिता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम चरण स्तर होती है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की सहभागिता का यह विचार दो अन्य स्तरों तक विस्तृत है दोस्तों। प्रथम है प्रखंड स्तर पर, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो प्रथम स्तर जो है प्रथम है प्रखंड स्तर पर, जिसे जनपद या जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायतें आते हैं। तो पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायतें आते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होती है दोस्तों। चलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर होती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंडल आयोग आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है भारत में पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए आयोग है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? नहीं दोस्तों, आपका ये गलत हो जाएगा, भारत में नहीं, ये आपका मंडल आयोग जो आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों। क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेमेल योजना। चलिए इस पर हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इससे आपका क्वेश्चन में दोनों बार क्वेश्चन आया था दोस्तों। आपको इसको जानने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मंडल आयोग की स्थापना दोस्तों आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1969 में दोस्तों। फिर देखिए मोरारजी देसाई के मंत्री थे, प्रधानमंत्री, इसके शासन का मंडल आयोग जो पारित होता है उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे दोस्तों। और शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ये आरक्षण के लिए मानदंड था। मंडल आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया गया दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया, तो 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया दोस्तों। अगर अगस्त 1990 में फिर वीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की और 1992 में एससी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण बरकरार किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिक्किम एक विशिष्ट दर्जा दोस्तों अनुच्छेद 71 के F में दिया गया, सही है दोस्तों। मूल अधिकार आपका 12 से 35 है, ये भी आप लोग जानते हैं। राज्य की नीति अनुसार दोस्तों 36 से 51 है, ये भी सही है। लेकिन आपका गलत कौन है? बेमेल दोस्तों आपका ये है। नागरिकों का मूल कर्तव्य 51 का क में है दोस्तों, इसलिए आपका पूछा है बेमेल दोस्तों। सबसे अलग आपका डी ही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है दोस्तों? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग शासन के तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी दोस्तों आपका ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी। भारत चुनाव आयोग का नहीं होता, राज्य चुनाव आयोग का ये जिम्मेदारी होता है। राज्य चुनाव आयोग का दोस्तों ये जिम्मेदारियां होती हैं। आपका एक ही गलत है दोस्तों। उसके बाद देखिए बढ़िए, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं और उससे संबंधित विवादों को निपटाने के लिए साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। सही है दोस्तों। यह राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त ना हो या सत्ता में बैठे लोग शक्तियों का मनमाने ढंग से दुरुपयोग ना हो। ये दोनों सही है दोस्तों, लेकिन एक आपका गलत था। चलिए देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जानिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव आयोगों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वशायत संवैधानिक प्राधिकरण है। स्वशायत और संवैधानिक प्राधिकरण है दोस्तों। निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के संचालन करता है दोस्तों। कार्यालयों का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। और नेक्स्ट देखिए संविधान के अनुच्छेद 329 से 324 और 329
संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में आयोग और सदस्य की शक्तियों और कार्य और कार्यकाल पात्रता दिया गया दोस्तों। कार्य देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के अधीक्षक प्रत्येक राज्य की संसद और विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव कराने के लिए पूरी प्रक्रिया निर्देशित और नियंत्रित करते हैं और राज्य विधान परिषद के चुनाव आयोजित कराते हैं। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समय समय पर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होती है दोस्तों। तो देखिए आपका 20 और 21 स्वतः समाप्त नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन एक राजनीतिक दल का घटक नहीं है दोस्तों। राजनीतिक दल का घटक नहीं है दोस्तों, तो अनुयायी भी नहीं है, सक्रिय सदस्य भी नहीं है, सिर्फ नागरिक आपका राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य, राजनीतिक दल का घटक आपका नागरिक नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से समानता की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है दोस्तों। समानता की अवधारणा में क्या शामिल है, तो सुरक्षात्मक भेदभाव दोस्तों, एक रूपता, देखिए सुरक्षा की एक रूपता शामिल है। तो सामाजिक की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है, तो आपका एक रूपता शामिल है दोस्तों। सुरक्षात्मक भेदभाव है, उचित वर्गीकरण है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार में क्या शामिल है, क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार में क्या शामिल, मूल क्षेत्र में क्या शामिल है दोस्तों। तो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, आपराधिक मामले दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग क्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद दोस्तों, ये आपका शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी दोस्तों। ये बताता है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 दोस्तों। सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने वाला पहला सबसे बड़ा देश था दोस्तों। तो कौन था, सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने वाला पहला सबसे बड़ा देश था आपका सोवियत संघ रूस दोस्तों, USSR दोस्तों, जिसे हम लोग रूस कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सोवियत संघ रूस के बारे में थोड़ा देखिए। सार्वभौमिक मताधिकार धन, आय और लिंग और सामाजिक प्रतिष्ठा, नस्ल और जातीयता की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है। रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ मताधिकार का प्रदान करने वाला पहला बड़ा देश है दोस्तों। मताधिकार की विशेषताओं के संदर्भ में देशों के बीच भिन्नताएं, न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होती है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा राज्य का दल है दोस्तों। देखिए बीजू जनता दल दोस्तों आपका उड़ीसा का है दोस्तों। कहाँ का, उड़ीसा का है। फिर देखिए इंडियन नेशनल लोक दल दोस्तों, ये आपका यूपी का, हरियाणा का ये भी है दोस्तों। ये कहाँ का, हरियाणा का लोक दल है दोस्तों। फिर आपका देखिए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट दोस्तों, ये सिक्किम का दोस्तों, कहाँ का, सिक्किम का है दोस्तों। चलिए ये तीनों आपका राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय दल है दोस्तों, मतलब राज्य का दल है। उपर्युक्त एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपने पद पर डैश तक बना रहता है। तो संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा से बना रहता है। चलिए हम लोग आगे। कौन सा लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण नहीं है दोस्तों, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए प्रदर्शन, सामूहिक लामबंदी, ये सब लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है दोस्तों। लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बारे में देखिए। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियों और नेतृत्व राज्य के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा तय किए जाते हैं। लोकतंत्र लोगों के प्रदर्शनों को प्रस्ताव देने, एक राजनीतिक संगठन बनाने या विरोध करने का अधिकार है दोस्तों।
लोकतंत्र में निर्णय दल बनाकर चुनाव लड़ाकर प्रत्यक्ष भागीदारी से प्रभावित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्णय लोगों के हितों या दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाने और गतिविधियों को शुरू करने को से प्रभावित किया जाता है। दोस्तों, जनहित समूह और अनुभागीय हित समूह और आंदोलन समूह इस उद्देश्य के लिए प्राप्त करने की मदद है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोकतंत्र की अच्छी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के सदस्य डैश थे। दोस्तों, तो भारतीय संविधान के सदस्य जो थे दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। किसे दोस्तों? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? दोस्तों देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया। दोस्तों, आपका भारतीय प्रस्तावना यही है। दोस्तों, आपका 3-2 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? दोस्तों, चलिए देखते हैं। यदि कोई राज्य के नीति सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ अदालत में मामला दायर किया जा सकता है। दोस्तों, नहीं किया जा सकता, आपका यही गलत है। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस साल में संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को तो 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे किया गया था। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 17 है। दोस्तों, कौन सा? अनुच्छेद 17 है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाँव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? दोस्तों, गाँव के आर्थिक विकास के लिए देखिए, इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन दोस्तों ये हो सकता है। स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं का कौशल विकास। दोस्तों, आपका दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों, दोनों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का पॉलिटी खत्म हो चुका है। दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं ज्योग्राफी में। दोस्तों, चलिए तो ज्योग्राफी को देखते हैं हम लोग। देखिए, ज्योग्राफी का हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी का। दोस्तों, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, तो ये आपका मध्य एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों स्टेपी घास का मैदान? मध्य एशिया में। दोस्तों, चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, स्टेपी घास के मैदान एक बेल्ट जो पश्चिम में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया के पूर्व में मंचूरिया के लगभग 5000 मील यानी 8000 किलोमीटर तक फैली है। दोस्तों, स्टेपीज व्यवहारिक रूप से वृक्ष रहित होते हैं और घास बहुत छोटी होती है। दोस्तों, लंबी पैरी घास लंबी, ताजी तथा पौष्टिक होती है। वे रूसी, यूक्रेन और एशियाई स्टेप्स के कुछ क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लघु स्टेपी प्रकार के घास को एशिया के महाद्वीप अंदरूनी हिस्सों में प्रचलित है। दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदान को मौसम के साथ अपने स्वरूप भिन्न। दोस्तों, भूमध्य रेखा की और स्टेपी घास के मैदान विरल हो जाती है जब तक यह कांटेदार झाड़ी के साथ रेगिस्तान में विलीन नहीं हो पाते। ध्रुव की ओर वर्षा में वृद्धि के साथ जंगली कदमों को जन्म देती है। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है पूछा गया। दोस्तों, चलिए देखिए, तो आपका जो है अंटार्कटिका जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। दोस्तों, कौन नहीं है? अंटार्कटिका जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका नहीं है। दोस्तों, कालाहारी है और विक्टोरिया है। दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ी देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल दोस्तों वे मरुस्थल जो पृथ्वी के 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है, जहाँ पर्यावरण अत्यधिक उष्ण होता है और वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा की कमी होती है। दोस्तों, अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल। दोस्तों, अंटार्कटिका कैसा मरुस्थल? ध्रुवीय, जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, कालाहारी जो है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला सवाना मरुस्थल है। दोस्तों, कालाहारी कैसा मरुस्थल है? सवाना मरुस्थल है। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल 90,000 किलोमीटर तक फैला है, जो अधिकांश बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में फैला है। दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक बंजर भूमि है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दोस्तों, अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, चिली का अटकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। दोस्तों, अब कोल्डेरो डी ला कोस्टा पर्वत पर एक एंडीज पर्वत का एक मध्य लगभग 600 मील की दूरी भूमि पर फैला हुआ है। दोस्तों, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली
वनस्पति का प्रकार क्या है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिमी घाट में जो पाया जाता है ये आपका सदाबहार वन होगा दोस्तों। किस प्रकार का होगा? सदाबहार वन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं दोस्तों? काई और लाइकेन ये दोस्तों टुंड्रा वन में पाए थे। किस प्रकार के? टुंड्रा वन में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, वन के प्रकार उल्लेखनीय विशेषताएं उदाहरण प्रजाति। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दोस्तों आपका पाया जाता है उच्च जैव विविधता, साल भर वर्षा और गर्म तापमान दोस्तों उल्लेखनीय है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उच्च जैव विविधता और साल भर वर्षा, गर्म तापमान दोस्तों। आर्किड इसमें पाया जाता है। फर्न और विभिन्न उष्णकटिबंधीय पेड़ आते हैं इसमें दोस्तों। फिर देखिए, शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण वन में देखिए दोस्तों कौन आते हैं? मध्यम जलवायु, 4 अलग अलग मौसम की समृद्ध मिट्टी दोस्तों, जैसे ओक आता है। शीतोष्ण वन में ब्रिज आता है और बीच बीच मेपल दोस्तों। कौन आता है? ओक, वृक्ष और मेपल दोस्तों। फिर देखिए, शंकुधारी वन में आपका आता है अधिकतर सदाबहार पेड़। अधिकतर सदाबहार पेड़ लंबी ठंडी और सर्दियों और छोटी हल्की गर्मियाँ दोस्तों। सर्दियाँ और छोटी हल्की गर्मियाँ इसमें पाइन्स आता है, स्प्रूस आता है, फर आता है दोस्तों। इसमें शंकुधारी वन में कौन था? पाइन्स, स्प्रूस, फर दोस्तों। और टुंड्रा वन के क्षेत्र में कौन आता है दोस्तों? कठोर ठंडी जलवायु, कम जैव विविधता, लघु अवधि की ऋतु। काई आता है इसमें, लाइकेन आता है, बोनी झाड़ियाँ आता है दोस्तों। कौन आता है? बोनी झाड़ियाँ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है दोस्तों, तो पूर्व की ओर। किस तरफ? म्यांमार पूर्व की तरफ भारत से सीमा साझा करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहलाती है दोस्तों? दून कहलाता है। क्या कहलाता है? दून दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली अस्थायी पवनें हैं दोस्तों। तो ये कैसी पवन है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें दोस्तों। इसको याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली अस्थायी पवनें को कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा देखिए। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली अस्थायी पवनें उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहते हैं। पछुआ पवनें अस्थायी पवनें होती है। पछुआ पवनें कैसी होती है? अस्थायी दोस्तों। पछुआ पवनें प्रचलित पवनें हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। और 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण डिग्री अक्षांशों के बीच प्रभावित होती है दोस्तों। इसे व्यापारिक विरोधी पवनें के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उच्च दबाव वाले क्षेत्र अश्व अक्षांश से निकलती है और उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बह चलती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी विशेषता रेगिस्तान से संबंधित है दोस्तों? रेगिस्तान से संबंधित जो विशेषताएं हैं दोस्तों, ये आपका कौन है? तो बरचंस है दोस्तों। कौन है? बरचंस दोस्तों। बरचंस विशेषताएं रेगिस्तान से संबंधित। बरचंस जो है दोस्तों, बरचनों पर अर्धचंद्राकार सिंह जो हवा की और मुख करके उत्तल होते हैं और रेत के पार्श्विक अग्रिम संकेत देते हैं दोस्तों। एक भू आकृति जिसे बरचन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे अक्सर बरखान कहा जाता है। प्रकृति में अपरदानात्मक और निषेधात्मक दोनों है। तो बरचन नाम तुर्किस्तान जैसे व्यापक खुले अंतर्देशीय रेगिस्तान क्षेत्रों की विशेषताओं को दर्शाता है। देखिए, जहाँ मैदानों के रेत आवरण कम हो वहाँ बरचन टीले पाए जाने की संभावना होती है। न्यू मैक्सिको में राष्ट्रीय स्मारक सफ़ेद रेत के टीले, सहारा रेगिस्तान, ग्रेट ओरिएंटल दोनों बरचन के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोकण, मालाबार और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठार क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? त्रिभुजाकार पठार क्षेत्र जो नर्मदा नदी में स्थित है, तो ये आपका मालवा का पठार है। कौन है दोस्तों? मालवा का पठार नहीं है दोस्तों, ये दक्षिण में। ये आपका ढक्कन का पठार है दोस्तों, दक्षिण में स्थित। भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठार जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये आपका ढक्कन का पठार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ढक्कन का पठार दोस्तों, ढक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। दक्षिण भारत के ढक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। इन श्रेणियों के बीच प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर की ओर यह सतपुड़ा और बिंद पर्वतमाला से घिरा है दोस्तों। ढक्कन के पठार से बनने वाली नदियाँ कई गहरी घाटियाँ बनाई है जो और बड़े ढक्कन के
पठार के कई छोटे पठार में विभाजित किया गया। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का पठार शामिल है दोस्तों। चलिए, घास स्थल परितंत्र की ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है दोस्तों। किस तरह होता है? सीधा दोस्तों होता है, पिरामिड सीधा होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड देखिए, ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है दोस्तों। देखिए कमते जाएगा दोस्तों। घास स्थल का परितंत्र के घास स्थल परितंत्र में घास और झाड़ियों की प्रचुरता होती है। समशीतोष्ण घास के मैदान में सवाना घास का मैदान घास स्थल परितंत्र के कुछ उदाहरण हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 10% हिस्से पर घास स्थल फैला हुआ है दोस्तों, जिसमें आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक टैक्सोन जो निकट भविष्य में जंगल में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक टैक्सोन जो निकट भविष्य में जंगल में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना कर, उसे क्या कहते हैं? गंभीर रूप से संकटग्रस्त दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति उसे कहते हैं दोस्तों। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, वनस्पतियों और जीवों के जीवों के जीन फूल और आदिवासियों की जीवन शैली के संरक्षण के लिए भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों डैश है। तो बायोस्फीयर पहला क्या है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। कौन है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका 1986 में स्थापित किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1986 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बाघ निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? बाघ निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका गिर में बाघ नहीं पाए जाते हैं। गिर में दोस्तों शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर दोस्तों। रणथंभौर और सुंदरबन में बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में नारीवादी राजनीतिक परिस्थिति की नींव के रूप में किस आंदोलन को जाना जाता है? तो भारत में नारीवादी राजनीतिक परिस्थिति की नींव के रूप में किस आंदोलन को जाना जाता है दोस्तों? चिपको आंदोलन को जाना जाता है। किसको? चिपको आंदोलन को जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? असम में स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? कौन सा एक भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? तो मुंबई पुणे दोस्तों भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग भारत का कौन औद्योगिक क्षेत्र है? तो आपका मुंबई पुणे। तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम लोग इसके थोड़ा डिटेल जानते हैं दोस्तों। मुंबई पुणे भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। भारत में औद्योगिक क्षेत्र देखिए, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में कौन कौन आता है दोस्तों? तो मुंबई पुणे क्षेत्र, फिर हुगली क्षेत्र आता है, फिर बेंगलुरु और तमिलनाडु क्षेत्र आता है दोस्तों, फिर गुजरात क्षेत्र, फिर देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र आता है, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र आता है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र भी, और कोल्ला त्रिपुरा क्षेत्र दोस्तों। ये सब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इतने राज्य आते हैं दोस्तों। फिर देखिए लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अम्बाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर दोस्तों, इंदौर और देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर दोस्तों, कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मलाबार तट, मध्य मलाबार, आदिलाबाद और निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भोजपुर मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी दोस्तों। औद्योगिक किले देखिए कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर औद्योगिक किले हैं दोस्तों। औद्योगिक जिले हैं दोस्तों, जिले हैं कौन है? कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली दोस्तों। ये सब क्या औद्योगिक जिले दोस्तों। कौन सा राज्य भारत में चूना पत्थर का उत्पादक है दोस्तों? तो बिहार भी है आपका, झारखंड में, तो दोनों आपका चूना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। एक और दोनों दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है दोस्तों? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है कोयला है दोस्तों। ये नवीकरणीय स्रोत है। कोयला आपका पारंपरिक स्रोत है दोस्तों। केवल एक सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। गुजरात में विशालतम सौर पार्क है दोस्तों। ये आपका केरल में, कहाँ पे? केरल में है दोस्तों। केरल में पूर्णतः सौर सस्यकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 30 नवंबर 2021 को तक 150.54 गीगावाट ये पवन ऊर्जा के बारे में दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजस्थान में भारत का भारतला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों। कौन है?
विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों। आपका केवल 2 सही था दोस्तों, ये राजस्थान हुआ, गुजरात नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान हुआ विशालतम सोलर पार्क जो है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया राजस्थान में भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, अतः एक सही नहीं है दोस्तों, राजस्थान होगा उस जगह पे। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1.0 गीगावाट क्षमता की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की योजना बनाई गई थी दोस्तों। तो ये आपका गुजरात में बनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है वो आपका जल विद्युत पनबिजली तो है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा भी आपका है, लेकिन ईंधन सेल आपका ये नहीं है दोस्तों, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए हम लोग कोडरमा को डैश खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा को हम लोग किस खनन के लिए जानते हैं दोस्तों? कोडरमा को हम लोग जानते हैं दोस्तों अभ्रक के लिए जानते हैं। किसके लिए? अभ्रक के लिए कोडरमा को हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है दोस्तों? तो ये आपका उड़ीसा है दोस्तों। कौन है? उड़ीसा टीन अयस्क के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है दोस्तों। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश है दोस्तों, डैश में स्थित है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका गोवा में है दोस्तों। लौह अयस्क निर्यातक सबसे बड़ा जो है बंदरगाह गोवा में दोस्तों। कहाँ पे? गोवा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लौह अयस्क के निर्यात के लिए देश के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य बंदरगाह गोवा में मोर्मुगाव बंदरगाह स्थित है दोस्तों। भारत के लौह अयस्क का लगभग 50% निर्यातक इसी बंदरगाह से होता है दोस्तों। इस एक बंदरगाह एक ऐसा स्थान जहाँ जहाज समुद्र, नदी या झील की सीमा के पास अपना माल लाद के और उतार सकते हैं दोस्तों। बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत में खोजे जाने वाले सबसे आम लौह अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है दोस्तों। भारत में लौह अयस्क का निर्यात दिसंबर 2022 में 1293 करोड़ रुपए तक पहुंच गया दोस्तों, जो दिसंबर 2021 में बेचे गए 414 करोड़ रुपए 212% हो गया दोस्तों। राजस्थान के परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में जो परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा में दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? दुर्गापुर इस्पात कारखाना तो आप सभी साथी हमारे जानते हैं, ये किया गया था आपका इंग्लैंड के सहायता से दोस्तों। किसके? इंग्लैंड के सहायता से दुर्गापुर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एकीकृत इस्पात संयंत्रों में एक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों एक जर्मन संस्था के सहयोग से किया गया था। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सितंबर 1955 में सोवियत संघ की तकनीक सहायता से की गई। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क बिलाडीला में खनन किया जाता है? बिलाडीला में खनन किया जाता है आपका दोस्तों हेमाटाइट। किसका खनन किया जाता है? हेमाटाइट का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मोनपा जनजाति किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मोनपा आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए हम लोग देखते हैं। मोनपा जनजाति दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। वे विश्व में कामेंग जिले, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पाए थे। विश्व में कामेंग जिले, सॉरी दोस्तों, वे पश्चिम में कामेंग जिले और अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में पाए थे। वे लोसर महोत्सव यानी जनजाति नववर्ष मनाने वाले मोपा नृत्य करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जनजातियाँ देखिए असम में कोरबी और बोडो है दोस्तों असम में, और सिक्किम आपका लेपचा भूटिया है दोस्तों सिक्किम में। मिजोरम में मारो और मिजो है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। जनसंख्यांकी लाभांश से आपका क्या तात्पर्य है दोस्तों? जनसंख्या में कार्य उम्र के लोगों की अधिक हिस्सेदारी कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि दोस्तों। आपका एक ही सही है दोस्तों। जनसंख्या में कार्य उम्र के लोगों की अधिक हिस्सेदारी के कार्य आर्थिक विकास की दर में वृद्धि दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कौन सा भारत में महिला व्यक्तियों के प्रवास का सबसे बड़ा कारण? तो महिला व्यक्तियों के प्रवास का सबसे बड़ा कारण दोस्तों तो शादी है। शादी महिला प्रवास का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। चलिए 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में जनसंख्या की महिला पुरुष का अनुपात कितना है दोस्तों? 940 है। 1000
पुरुष पे 240 महिलाएं हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा टोडा जनजाति के मूल निवास स्थान है दोस्तों। तो टोडा जनजाति के मूल निवास स्थान आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ है। कहाँ पे है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ है दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा जनजाति के बारे में जानते हैं। जौनसारी दोस्तों, जौनसारी बाबर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के एक पहाड़ी क्षेत्र में देहरादून जिले के उत्तर पश्चिमी स्थित में है दोस्तों। गारो पहाड़ियाँ जो है, गारो पहाड़ियाँ भारत मेघालय में गारो खासी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी निवासी बसते हैं, जिसमें से अधिकांश गारो लोग हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक बरसाती स्थानों में से एक चेरापूंजी इस पर्वत श्रृंखला पूर्व खासी में स्थित है दोस्तों। मेघालय का सबसे पूर्वी लिविंग रूट ब्रिज भी इन्हीं पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जयंतिया पहाड़ियाँ देखिए, भारत में मेघालय राज्य में जयंतिया पहाड़ियाँ का प्रशासनिक जिला है दोस्तों। जयंतिया पहाड़ियाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से असम मेघालय का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला में भारी वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संथालों के ग्राम प्रधान को कहा जाता है दोस्तों। संथालों के ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संथाल के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तीव्र धूप युक्त लगभग 210 दिनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। कितने? 210 दिनों की दोस्तों। सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देखिए 1 से 2 बार। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण दोस्तों? तो रोपण कृषि का उदाहरण। किस प्रकार का कृषि का? रोपण कृषि का उदाहरण है दोस्तों। ये हम आगे देखते हैं। भारत के खेती के आदिम रूप में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को झूम कृषि के रूप में जाना जाता था आदिम लोगों को। भारत में डैश की खेती के आदिम रूप से झूम कृषि के रूप में जाना जाता था उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है दोस्तों? कर्नाटक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए क्या क्या चीज़ उपजाया जाता है? सोयाबीन, अलसी, छोटी बाजार, दालें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों गन्ना उपजाया जाता है, गेहूँ, जौ, तूर दाल, तिल और गंजा दोस्तों। महाराष्ट्र में आपका जोवर, आलू, कुसुम, तंबाकू दोस्तों। गुजरात में आपका बाजरा, अरंडी के बीज, कपास, मूंगफली, प्याज दोस्तों गुजरात में। तमिलनाडु में देखिए मिर्च उपजाया जाता है। राजस्थान में आपका धनिया, चना, सरसों, रेपसीड दोस्तों उपजाया जाता है। केरल में आपका सोठ, टेपियोका केरल में उपजाया जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जूट, धान और चावल उपजाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फोर्ट ग्वादर किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। किसमें? पाकिस्तान देश में दोस्तों। चलिए पश्चिम घाट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कांडला पश्चिम घाट का सबसे प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। कौन है? कांडला दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? गुजरात में साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका वीडियो स्टॉप होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।